हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1। तो देखो, कोस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहले समझते हैं कि मतलब क्या होता है। कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग की ही ब्रांच है जो कि कोस्ट से डील करती है। मतलब कोस्ट को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना डिफरेंट कैटेगरी में, लाइक फिक्स्ड कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट एंड डिफरेंट उसको एनालाइज करना कि हमारी कोस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं, और डिटरमाइन करना मतलब मान लो कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है तो उसकी कोस्ट कितनी रखनी है, ये चीज़ डिटरमाइन करना। तो ये सब हम कोस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखना चाहो तो आप यहाँ पे कोस्ट अकाउंटिंग की एक फॉर्मल डेफिनेशन मैंने अटैच करी है, वो आप देख सकते हो। और अगर आपको डेफिनेशन एज इट इज़ याद रहती है तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आ सकते हो। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कोस्ट अकाउंटिंग के। तो देखो, कोस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? असेसमेंट ऑफ कोस्ट, मतलब कोस्ट को डिटरमाइन करना, कोस्ट को कंट्रोल करना, कोस्ट को रिड्यूस करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिसीजन मेकिंग। अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है कोस्ट अकाउंटिंग के? सबसे पहला है असर्टमेंट ऑफ द कोस्ट। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कोस्ट अकाउंटिंग का वो ये है कि हम किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की जो कोस्ट है वो डिटरमाइन कर सके। इसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि कोस्ट पर यूनिट कितनी होगी, कोस्ट क्या होगी हर एक डिपार्टमेंट की, कोस्ट कितनी है वर्क इन प्रोग्रेस की, और टोटल कोस्ट क्या आ रही है प्रोडक्शन की। ठीक है, देन कोस्ट को कंट्रोल करना। कोस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम जो कोस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं और अगर हमारी कोस्ट उससे ज़रा सी भी बाहर जा रही है तो फिर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें लगा के। कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल कोस्ट को स्टैंडर्ड कोड से, और अगर कोई भी वेरिएंस है तो उसको आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग यूज़ करना, बजटरी कंट्रोल। आप सारी चीज़ें ना ये आप कोस्ट अकाउंटिंग में आगे पढ़ोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का यूज़ करना। देन थर्ड है कोस्ट रिडक्शन। कोस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि परमानेंटली आप जो कोस्ट है उसमें रिड्यूस कर देते हो, क्वालिटी को अफेक्ट करे बगैर। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी को अफेक्ट करे बगैर आप परमानेंटली कोस्ट में रिडक्शन कर देते हो। देखो, कोस्ट कंट्रोल का मतलब क्या था कि कोस्ट को लिमिट में रखना, बट कोस्ट रिडक्शन का मतलब है कि जो कोस्ट लेवल है उसी को कम कर देना, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बेटर यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को, या वेस्ट को एलिमिनेट करके, या फिर लेबर मैनेजमेंट को बहुत एफिशिएंटली डील करके। देन फोर्थ आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो, कोस्ट इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजमेंट की कि वो फिक्स कर सके सेलिंग प्राइस को, प्रिपेयर कर सके कोटेशन और टेंडर, कॉम्पिटिट कर सके इफेक्टिवली मार्केट के अंदर, और मिनिमम प्राइस क्या होगा स्पेशल ऑर्डर का वो भी डिटरमाइन कर सके। ये स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर होता है हमारा वन टाइम ऑर्डर। मतलब एक बार आपको किसी ने ऑर्डर दिया और आपने उसे बहुत अच्छे से फुलफिल किया तो वो बार बार आपको ऑर्डर देगा, तो इसलिए इसे कहा जाता है स्पेशल ऑर्डर। देन नेक्स्ट इज असर्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो रिलेवेंट डेटा प्रोवाइड करती है डिसीजंस के लिए, जैसे कि मेक एंड बाय डिसीजन के लिए, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन के लिए, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन के लिए, रिप्लेसमेंट करनी है या मशीनरी या नहीं, कोई स्पेशल ऑर्डर को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। इन सारी चीज़ों के लिए जो डेटा प्रोवाइड करता है ना वो हमें कोस्ट अकाउंटिंग ही करता है, और इसी डेटा के बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो अपना डिसीजन लेता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये हेल्प करता है प्रॉफिट को मेजर करने में हर एक प्रोडक्ट के, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को मेजर करने में, और प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, और इसी की हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिटेबल ऑपरेशन पे फोकस कर पाता है और अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन को इग्नोर कर पाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? देखो, कोस्ट अकाउंटिंग जो है ना उसमें बहुत सारी एक्टिविटी आती हैं कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को लेके। ठीक है, जैसे सिंपल कोस्ट कैलकुलेशन से लेके कोस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, मैनेजमेंट की डिसीजन में हेल्प करना, ये सारी चीज़ें। तो पहला है कोस्ट असेसमेंट, वही चीज़ की कोस्ट को डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट की, जॉब की, बैच की, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। उसके अलावा कोस्ट को क्लासीफाई करता है। ठीक है, अब देखो कोस्ट कैसे क्लासीफाई होती है? नेचर के बेसिस पे कि मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, या एक्सपेंस की कॉस्ट है, या फिर फंक्शन के बेसिस पे कि प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन की है, या सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की है, या फिर बिहेवियर के बेसिस पे कि फिक्स्ड कॉस्ट है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट है, या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कि हम उस कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोलेबल, नहीं कर सकते तो अनकंट्रोलेबल। देन कोस्ट एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। ये क्या होता है? देखो, हमारी ना कुछ कोस्ट होती है इनडायरेक्ट कोस्ट। अभी इनडायरेक्ट कोस्ट क्या होती है?
इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जिसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल दूं, इनडायरेक्ट का नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल दूं, तो अगर आपने कोई फर्नीचर बनाया है तो उस फर्नीचर में जो लकड़ी यूज़ हुई है, वुड यूज़ हुई है, वो क्या है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। आप इजीली पता कर सकते हो कि ये वाली चेयर बनाने में इतनी लकड़ी यूज़ हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन अगर कोई एक टूल है जो बहुत सारे फर्नीचर में बार बार यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ तो डेप्रिशिएट हो ही रहा होगा ना वो, तो वो है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ओवरहेड। और ये वाली कॉस्ट हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेकिन ये कॉस्ट तो आ रही है, मतलब कॉस्ट तो है ना, तो प्रोडक्ट से हमें एलोकेट तो करना पड़ेगा। तो उस एलोकेशन में हमारी कॉस्ट एलोकेशन हेल्प करता है कि हम होल कॉस्ट को किसी एक कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके या फिर अपॉर्चमेंट कर सके, ठीक है। देन कॉस्ट कंट्रोल वही जो मैंने अभी ऊपर बताया कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल या वेरिएंस एनालिसिस की हेल्प से जो भी कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा बढ़े ना, आउट ऑफ लिमिट ना जाए, ठीक है। देन कॉस्ट को रिड्यूस करना, सेम कि हम जो है कॉस्ट को परमानेंटली डिक्लाइन कर सके हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। देन कॉस्ट रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमें कॉस्ट शीट बनानी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फर्स्ट यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉस्ट शीट ही है। कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होता है, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट बनानी होती है ताकि हम बता सके दूसरे को कि कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। सो दिस इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ मूविंग टू द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, वही असेसमेंट ऑफ एक्यूरेट कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हमें हेल्प करता है। कैसे, कॉस्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसकी हेल्प से हम रीजनेबल सेलिंग प्राइस सेट कर पाते हैं। कैसे, मान लो मैंने कॉस्ट अपनी डिटरमाइन करी प्रोडक्ट की कि मेरी प्रोडक्ट की जो बनाने में कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपये आ रही है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट रखना है 10% का, तो मैं इसका कॉस्ट आराम से, मतलब सेलिंग प्राइस आराम से डिटरमाइन कर सकती हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है। देन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि डेटा प्रोवाइड करता है, बाइंग एंड सेटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके अलावा इन्वेंट्री को वैल्यूट करने में हेल्प करता है और ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ये चीज़ मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दी है और मैं इतनी डिटेल में इसको नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ें ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने ना रिपीटेटिवली ये चीज़ें लिखी हैं, मतलब जो चीज़ें मान लो एडवांटेज हमारी, जो भी हमारी एडवांटेज स्कोप में आ सकती थी, ठीक है, उसको मैंने पूरा उसी तरीके से लिखा था कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद ना करनी पड़े बट आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो एक ही चीज़ को आपको 4 जगह आप लिख सकते हो तो आपको ज़्यादा फालतू में याद करना नहीं पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, देखो अभी तक आपने 12th में 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन कर सको। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो कॉस्ट को, प्रोडक्ट की और सर्विस की, ताकि आप कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन कर सको। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की वो पता करना। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कॉस्ट है प्रोडक्ट या सर्विस की उसको देखना और उस कॉस्ट को कंट्रोल करना और डिसीजन लेना ताकि वो कॉस्ट हमारी परमानेंटली रिड्यूस भी हो जाए। देन यूज़र, यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं इसके, जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो हम इन्हीं लोगों को तो देते हैं ना। मान लो किसी कंपनी की आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो तो आप उसकी बैलेंस शीट देखोगे, है ना, बैलेंस शीट देखोगे तो आप क्या हो गए, आप एक्सटर्नल यूज़र हो गए। तो इसके यूज़र्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है ना वही इसका यूज़र होता है। इंटरनल मैनेजमेंट ही कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करता है। देन नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे समरी दिखाई जाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, लेकिन यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कॉस्ट की, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और जॉब वाइज। लीगल रिक्वायरमेंट, देखो ये कंपनी एक्ट के अंडर ज़रूरी है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, कुछ बिजनेस को छोड़ के, ठीक है। टाइम पीरियड, ये प्रिपेयर्ड किया जाता है यूजुअली एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कंटिन्यूसली करी जाती है, मतलब फ्रिक्वेंट इंटरवल पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो देखो अगर हम बिहेवियर के बेसिस पे जाएं तो हमारा कोस्ट होता है फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट कौन सी होती है? जो रिलेवेंट रेंज के अंदर चेंज ना हो, टोटल फिक्स्ड है। मान लो मैंने कहा कि फिक्स्ड कोस्ट जो है वो 50,000 है और रिलेवेंट रेंज क्या है, एक यूनिट से लेके 10,000 यूनिट तक। तो 1 यूनिट से लेके 10,000 यूनिट के बीच में आप कितने भी प्रोडक्शन करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, मैनेजर सैलरी हो गई, इंश्योरेंस, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा नेक्स्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि ये आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड रहती है। जैसे कि मैंने बोला कि मटेरियल की जो कॉस्ट है, मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 2 रुपये है। ठीक है, तो अगर मेरी 4 यूनिट बन रही है तो मेरी ये कॉस्ट कितनी आएगी, 8 रुपये आएगी। लेकिन अगर मेरी ये 6 यूनिट बन रही है तो मेरी कॉस्ट आएगी 12 रुपये। तो पर यूनिट तो ये 2 ही है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ अमाउंट तो रहता है फिक्स्ड और बाकी का जो है वो यूनिट के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे आप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर कर सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट वो जिससे हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये तीनों चीज़ मिला के बनती है प्राइम कॉस्ट। तो ये आपको बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को जब आप ऐड कर देते हो आपकी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। उसके अलावा आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ओवरहेड भी कहते हैं। ये वो कॉस्ट होती है जिसको हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट या सर्विस से ट्रेस नहीं कर सकते, तो इसको हम एलोकेट करते हैं अपॉर्चमेंट मेथड से, जो कि आप अभी आगे अपने यूनिट्स में पढ़ोगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी और इनडायरेक्ट मटेरियल, और इसको कहा जाता है ओवरहेड। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो हमारा पहला आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखो, ये बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर द अदर होता है। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपके पास थी एक बिल्डिंग, ठीक है, उस बिल्डिंग को आप या तो प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते थे या रेंट पे दे सकते थे। तो आपने क्या किया कि उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया, तो रेंट से जो आपके पास पैसे आने वाले थे वो आपने छोड़ दिए और वही आपकी हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके अलावा होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो गई है और वो रिकवर्ड नहीं हो सकती, जैसे कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि संक कॉस्ट आपके फ्यूचर डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती और डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट होती है। देन नेक्स्ट आती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट जो इनकर्ड होती है टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। मान लो आपने जब पहली यूनिट बनाई तो आपकी जो कॉस्ट थी वो 50 रुपये आई। जब आपने दूसरी यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट और बढ़ गई, तो ये जो अगली यूनिट की कॉस्ट आई, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट। ठीक है, देन हमारे पास आती है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके ऊपर हमारा डिसीजन डिपेंड करता है, जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, ये फ्यूचर कॉस्ट होती है और ये डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी होती है इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन नहीं चेंज होता, मतलब वो हमारे डिसीजन पे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं डालती, जैसे कि संक कॉस्ट। अब अगर हम बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी देखें तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है, एक कंट्रोलेबल, दूसरा अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो कॉस्ट वो होती है जिसे मैनेजर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, जिसे मैनेजर इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे मटेरियल कंजम्पशन इन अ डिपार्टमेंट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिसे मैनेजर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जैसे कि फैक्ट्री रेंट। नाउ हेयर इज द ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखो, कॉस्ट के ना 3 एलिमेंट है, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, अब मटेरियल के अंदर 2 तरीके की चीज़ें आती हैं, मतलब मटेरियल को हम फर्दर 2 कैटेगरी में बाइफरक्रेट करते हैं, पहला डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली लेबर को भी 2 तरीके से बांटते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंस को भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया था, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, 3 प्राइम एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो सामान होता है, वो आइटम या सब्सटेंस होता है जिसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मटीरियलिस्ट रेफर्स टू एज अ सब्सटेंस और आइटम यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड। डायरेक्ट मटीरियल क्या होता है? वो मटीरियल जिसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर में हमने लकड़ी यूज़ करी, दैट इज डायरेक्ट मटीरियल। इनडायरेक्ट मटीरियल जो है वो उसे हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, क्लीनिंग मटीरियल, स्मॉल टूल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ओवरहेड की तरह ट्रीट की जाती हैं। देन आता है हमारा लेबर। लेबर में भी हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। लेबर क्या होती है? ह्यूमन का एफर्ट्स जो प्रोडक्शन में होता है। अब तुम्हें सबको पता है कि अगर फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें लेबर कहते हैं। ये ह्यूमन के एफर्ट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट लेबर वो होती है जिसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे या प्रोसेस पे, जैसे कि वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, कारपेंटर वर्किंग ऑन फर्नीचर, और ये हमारी प्राइम कॉस्ट में आती है। बट इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जिसे हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड, मेंटेनेंस स्टाफ। और इनडायरेक्ट लेबर को हम ओवरहेड में ट्रीट करते हैं। देन एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड अपार्ट फ्रॉम मटीरियल एंड लेबर। मटीरियल और लेबर को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होती है जो डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस से हम आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे रॉयल्टी पेड पर यूनिट, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, डिज़ाइन फीस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होती है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, जैसे फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। देन ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो, ओवरहेड मतलब जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम ओवरहेड कहते हैं। मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ओवरहेड आता है। तो ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। देखो, ओवरहेड ना 3 मेजर कैटेगरी में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड। ये वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री में इनकर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे फैक्ट्री का रेंट, डेप्रीसिएशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब, ठीक है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए, जैसे ऑफिस का रेंट, ऑफिस की सैलरी, लीगल एक्सपेंस और ऑडिट फी, ठीक है। देन नेक्स्ट होती है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड वो एक्सपेंस है जो डिमांड क्रिएट करने के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेल कमीशन, शोरूम एक्सपेंस। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो एक्सपेंस है जो गुड्स को डिलीवर करने के लिए इनकर्ड होती हैं, ठीक है, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, पैकिंग, वेयर हाउस एक्सपेंस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके ओवरहेड कॉस्ट स्ट्रक्चर का, कॉस्ट शीट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो, आपके जो सिलेबस है, यूनिट 1 का जो आपका सिलेबस है, उसके अंदर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। लेकिन कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए ना आपको मटेरियल और लेबर वाले चैप्टर को, जो कि आपके यूनिट 2 के अंदर है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जब तक वो कवर नहीं होगा आप कॉस्ट शीट बनाना ढंग से नहीं सीख सकते। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको कॉस्ट शीट का बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जब मैं यूनिट 2 का लेबर और मटेरियल वाला टॉपिक करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर कॉस्ट शीट के क्वेश्चन कराऊंगी एक वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप बस इस चीज़ को ध्यान से समझो, मैं आपको बता रही हूँ। देखो, कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है हमारा, अभी मैंने इतनी बार आपको बता दिया है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा और याद ही हो जाना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हमारे पास आता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के अंदर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट तो पूरी होती ही है, प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पूरी वर्क कॉस्ट होती है, वर्क कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पूरी होती है, उसके बाद उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दिया जाता है। अगर कॉस्ट शीट का मैं आपको सिंपल दिखाऊं तो कॉस्ट शीट कुछ इस तरीके से बनती है। आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अ पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, कॉस्ट पर यूनिट का और टोटल कॉस्ट का कॉलम होता है। यहाँ पे आपको लिखनी होती है कि कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि उसके हिसाब से आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सको। देन डायरेक्ट मटेरियल लिखना होता है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, और इन तीनों को ऐड करके आपको यहाँ प्राइम कॉस्ट में लिख देना होता है।
फिर वर्क ओवरहेड को ऐड करके आपकी वर्क कॉस्ट आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाले, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे और ये जनरल वाले हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कितना आपको रखना है उसको ऐड करके आपका सेल्स कितने की होगी वो आपका कैलकुलेशन हो जाती है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर दिखता है, आपको इसे बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है। तो देखो अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। तो यूनिट 1 का पूरा ओवरव्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 में सिर्फ आपका एक टॉपिक बचा है, कोस्ट शीट के न्यूमेरिकल। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोस्ट शीट के न्यूमेरिकल कब होंगे, जब आप यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कोस्ट शीट के न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप अपने डाउट लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस उतना डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। बुक से अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके ही सारी चीज़ें देखी है, गाइडलाइन देख के, तो आप इतना ये पढ़ लो। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप इन्हें बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे परचेस कर सकते हो गूगल फॉर्म के लिंक से, और गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस अगर आप अपनी बुक भी खरीदने जाओगे तो 300 रुपये की तो आपकी रीडिंग भी आएगी, और अगर आप बुक लोगे तो कम से कम 600-700 की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक आती ही है। ये जो नोट्स अगर आप खरीद रहे हो, अगर 50 रुपये की भी एक यूनिट है ना, तो 250 में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और मैं न्यूमेरिकल की PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको बुक से इतने रेफरेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद भी अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा करना है तभी आप बुक लो, वरना फालतू में अपने पैसे वेस्ट मत करो। बहुत डिटेल में बुक में चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है। एंड आप अब आगे इतने सेमेस्टर पढ़ चुके तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बुक से सारी चीज़ें पढ़ना, ठीक है। सो थैंक यू।